हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस करें। एंशियंट हिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 61 तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 62 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 62, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? किस काल में स्त्री और पुरुष में समानता थी, यानी दोनों की जो स्थिति थी वो अच्छी थी, स्त्रियों की जो स्थिति थी पुरुषों के समान थी? सही जवाब है इनमें से किसी में भी नहीं, यानी डी ऑप्शन। ऋग्वैदिक काल को अगर छोड़ दिया जाए, ऋग्वैदिक काल को छोड़ दिया जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही है। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी किसी काल में नहीं मानी जा सकती है। 63, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका सही जवाब है उपज का छठा भाग, यानी बी ऑप्शन। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः षष्ठांश तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। 64, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? सही जवाब है 1/8, डी ऑप्शन। सभी धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 यानी उपज का छठा भाग थी। 65, हिंदू विधि के द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि के द्वारा मान्य कर कितना था? इसका सही जवाब हो जाएगा उपज का छठा भाग, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 66, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? इसका सही जवाब है बिना जोती हुई जंगली भूमि, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वह भूमि जिसे जोता न गया हो उसे अप्रहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक टर्म है, एक पद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 67, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? कुल्यवाप और द्रोणवाप ये जो शब्द है किसको इंडिकेट करते हैं? तो याद रखिएगा भूमाप को, ऑप्शन ए। गुप्त काल में भूमि से अलग अलग राजस्व लिया जाता था। कुल्यवाप, द्रोणवाप एवं अधवाप भूमि माप की इकाइयां थी। 68 है, गुप्त साम्राज्य के द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? गुप्त साम्राज्य के द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित भूमि कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? सही जवाब है याद रखिएगा ब्राह्मणों को, यानी जो ब्राह्मण थे इनको कर मतलब कि कर रहित कृषि भूमि जो है दिया जाता था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था। अग्रहार, ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी और इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमि दान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक एवं शैक्षणिक था। 69, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे? सही जवाब है बीदक भागम, ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बीदक भागम अथवा उदक भाग कहा गया है। हिरण्य मौर्य काल में लिए जाने वाला नगद कर था।
गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग अथवा उद्रंग कहा गया है। उद्रंग या उद्रंग। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख है कि ऊपर निका भूमि पर स्थायी और अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। 70 नंबर, तीसरी शताब्दी में वरांगल प्रसिद्ध था। किसके लिए? तीसरी शताब्दी में वरांगल किसके लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब है सी ऑप्शन, लोहे के यंत्रों या उपकरणों के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 71, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटसाला, कदुरा और चौल किस लिए विख्यात थे? प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटासाला, कदुरा और चौल किसके लिए विख्यात थे? सही जवाब है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, घंटासाला, कदुरा और चौल गुप्त काल में बड़े बंदरगाह शहर थे जहां से विदेशों से व्यापार किया जाता था। घंटासाला एवं कदुरा जहां पूर्वी तटीय शहर थे, वहीं चौल पश्चिमी तटीय बंदरगाह शहर का प्रतिनिधित्व करता था। 72, तोरमाड़ किस जातीय दल का था? तोरमाड़ किस जातीय दल का था? सही जवाब है बी ऑप्शन, हूण। तोरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसका लेख मिला है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। 73, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? सही ऑप्शन क्या है? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा यशोधर्मन, यानी बी ऑप्शन। चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा मंदसौर लेख के साक्ष्य से हमें मालूम चलता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश, नरसिंह गुप्त, बलादित्य और इसके बाद मालव नरेश यशोधर्मन के द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह से जो है पराजित किया गया था, उसको हराया गया था। 74, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। इसका सही जवाब है सुंग यून, सी ऑप्शन। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया। उसने अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, कब से कब? चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा कब से कब की थी? सही जवाब है ई ऑप्शन। चीनी यात्री सुंग यून ने 518 ईस्वी से 521 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। 76, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। 3 स्टेटमेंट है। पहला, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तीसरा, उन्हें भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो कौन कौन सा है? दूसरा स्टेटमेंट को अगर छोड़ दिया जाए तो पहला, तीसरा सही स्टेटमेंट है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशीय शासक अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। गुप्त प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। सामंत तथा प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। 77 है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
इसे राज के लिए आय का एक स्रोत, जनता के द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहालेख, प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर अभिलेख समेत अनेक गुप्तकालीन अभिलेखों में विशिष्ट यानी बेगार बलाश्रम को अन्य करों के साथ रखा गया है। बेगार प्रथा का प्रमाण मौर्य युग से ही मिलता है, किंतु गुप्त काल में वह विभिन्न अवसरों पर राजा के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कर का एक रूप बन गया था। इसके तहत मजदूरों, शिल्पियों और कृषकों को अनिवार्य रूप से राजा या राज के लिए श्रम करना ही होता था, जिसके बदले उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता था। यह प्रथम मध्य प्रदेश और काठियावाड़ में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। बेगार की यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, किंतु इसमें ज्येष्ठ उत्तराधिकार जैसा नियम नहीं था। यह सभी श्रमिकों पर लागू होती थी। 78 कहा जाता है कि शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। कहा जाता है कि शतरंज का जो खेल है इसका जन्म कहां हुआ था? सही जवाब है भारत में, यानी डी ऑप्शन। शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ, इसका ओरिजिनेट हुआ। महाभारत में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान और इसके बाद यूरोप में यह खेल जो है प्रसारित हुआ। 79 शूद्रक के द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्षकटिकम का विषय क्या था? शूद्रक के द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्षकटिकम का विषय क्या था? मृक्षकटिकम। तो इसका सही जवाब है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, यानी ऑप्शन ए। शूद्र के द्वारा लिखा गया मृक्षकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, अब उन्हें महाकाव्यों और पुराणों के श्रवण का अधिकार भी मिल गया था। इस ग्रंथ में चारुदत्ता नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को जो है शब्दों का रूप दिया गया है। 80 नंबर प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, कपिल का। देखिए अगर बात करें तो सांख्य दर्शन जो है इसको याद रखिएगा। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। 81 है कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। सही जवाब है सांख्य दर्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 82 सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सही जवाब है कपिल के द्वारा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 83 है भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान जो है यही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो बताइए भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा केवल दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। 84 निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। पहला, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। कथन दूसरा, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति के शक्तियों के द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता के द्वारा नहीं, किसी दैवीय शक्ति के द्वारा नहीं।
दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा कथन ए और कथन दो, दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के जो है प्रणेता हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन प्रकृति की शक्तियों के द्वारा निर्मित और संचालित होती है, यानी जो प्रकृति के द्वारा जो शक्ति मिली है, जो दी गई है, जो इनके द्वारा उत्पादित होते हैं, इन्हीं से हमारा जीवन जो है चलता है। यह दर्शन युक्ति युक्त चिंतन और तर्क में विश्वास करता है। 85 योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग के प्रतिपादक कौन थे योग दर्शन के? तो याद रखिएगा सही जवाब है पतंजलि, यानी ऑप्शन ए। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवद गीता, जैन और बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसीलिए इन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। 86 नंबर प्रश्न है, योग के आविष्कारक कौन थे? योग के आविष्कारक थे कौन थे? सही जवाब है पतंजलि, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 87 निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृति, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध यानी चित्त वृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईसा पूर्व में महर्षि पतंजलि ने योग को मतलब कि लिखित रूप में संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है। स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। सही जवाब हो जाएगा क्या? तो आपको मालूम है मतलब कि ऑप्शन ए। 88 है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। 89 नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा गंगेश और उदयन। गंगेश और उदयन, बी एंड डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कोई विचारक उदयन को नव्य न्याय दर्शन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ विचारक गंगेश, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, इसको जो है मतलब इसको इसका संस्थापक मानते हैं। प्रश्न संख्या 90 जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना क्यों न पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत यानी समाप्त हो जाने पर शरीर जब मिट्टी में विलीन हो जाता है तब पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? ऋणम लिवेत घृतम पीवेत वाला जो कथन है किसके द्वारा लिया गया है, किसके द्वारा यह कथन दिया गया है? तो सही जवाब है काफी ये कथन जो है स्टेटमेंट जो है मशहूर है यानी काफी हाईलाइटेड है। तो सही जवाब है चार्वाक की। चार्वाक ने यह बात कही थी। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। ठीक है, इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिए, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। यावत् जीवेत सुख जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृत। तो याद रखिएगा। 91 केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है?
इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? तो चार्वाक। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष तथा अनुमान केवल दो प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। जैन सांख्य योग और विशिष्टाद्वैत दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान चार प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांसा में इन चारों प्रमाणों के साथ अर्थपति को भी जोड़ दिया जाता है। भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन में इन प्रमाणों के साथ अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया जाता है। इन सब के विपरीत चार्वाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और अन्य प्रमाणों का निषेध करता है। 92 अधोलिखित में कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? अधोलिखित में कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, काम। देखिए, चार्वाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चार्वाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चार्वाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली है। चार्वाक दार्शनिक प्रणाली है। 93 नंबर, चार्वाक दार्शनिक प्रणाली है। लोकायत प्रणाली भी यह कहलाती थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चार्वाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन के प्रणेता चार्वाक हैं। यह नास्तिक विचारधारा पर आधारित दर्शन है। यह दर्शन मात्र जो है प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। 94 न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? प्रचारित किया था तो सही जवाब है गौतम ने, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में 2-3 लाइन है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद्र भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक और तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। 95 न्याय दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन के संस्थापक थे। सही जवाब है गौतम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। न्याय दर्शन के या न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? सही जवाब है गौतम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। सही जवाब है गौतम, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सांख्य दर्शन के, याद रखिएगा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक के कणाद और पूर्व मीमांसा का जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? 98 मीमांसा के प्रणेता कौन थे? सही जवाब है जैमिनी, यानी डी ऑप्शन। 99 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा आप बताइएगा। जैसे न्याय दर्शन मोक्ष प्राप्त करने के जो तरीके हैं, न्याय दर्शन के अंतर्गत वो कौन सा है? तो तार्किक चिंतन। याद रखिएगा, न्याय दर्शन के अंतर्गत जो मोक्ष प्राप्त करने का जो तरीका है वो क्या है? तार्किक चिंतन करना। इसके बाद मीमांसा दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने के जो तरीके हैं वो क्या है? वैदिक अनुष्ठान करना, वैदिक अनुष्ठान। इसके बाद सांख्य दर्शन के संदर्भ में अगर बात करें तो सांख्य दर्शन में जो मोक्ष प्राप्त करने के तरीके हैं वो है आपका वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण, और वेदांत दर्शन का जो मोक्ष प्राप्त करने का जो तरीका है वो है आत्मज्ञान। यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया गया है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। न्याय दर्शन कहता है मोक्ष प्राप्त करने के जो तरीके हैं, तार्किक चिंतन करना जरूरी है। तार्किक चिंतन के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।
मीमांसा दर्शन के अंतर्गत वैदिक अनुष्ठान करना, सांख्य दर्शन के अंतर्गत वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण और वेदांत दर्शन के अंतर्गत आत्मज्ञान। सट देखिए, सट दर्शन एवं उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। सट दर्शन और उनके जो प्रवर्तक हैं निम्नलिखित हैं। तो चलिए, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का जो संबंध है गौतम से है। पूर्व मीमांसा का जो प्रवर्तक है जैमिनी है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि है। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के बदरायण है। वैशेषिक दर्शन के उलूक के कणाद मुनि है। योग दर्शन के जो है पतंजलि है। प्रश्न संख्या 100, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो संबंधित है किससे संबंधित है? तो सही जवाब है मीमांसा से। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इससे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला जो है माना जा सकता है। 101, निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? किस दर्शन का मत है कि वेद जो है शाश्वत सत्य है? सही जवाब है, याद रखिएगा, वो है मीमांसा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मीमांसा सी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहां पे है, मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। 102, अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? सही जवाब है मीमांसा से, यानी डी ऑप्शन। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अलौकिक कड़ी है। वह इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई या वह जो पहले नहीं थी। 103, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही जवाब है वैशेषिक, डी ऑप्शन। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। 104, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? सही जवाब है महर्षि कणाद, यानी सी ऑप्शन। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को माना जाता है। इनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन वैशेषिक दर्शन कहलाता है। महर्षि कणाद के द्वारा वैशेषिक सूत्र नामक ग्रंथ की भी रचना की गई। पदार्थ धर्म संग्रह के लेखक प्रशस्त पाद इस दर्शन से संबंधित अन्य प्रमुख दार्शनिक थे। 105, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक भारतीय सट दर्शन का भाग नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय सट दर्शन का भाग नहीं है? सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब है लोकायत और कपालिक, यानी सी ऑप्शन। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग भारतीय सट दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत सट दर्शन यानी आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी तथा बदरायण थे, जबकि लोकायत और कपालिक भारतीय सट दर्शन के भाग नहीं है। 106 है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? सही जवाब है चरवाक, सी ऑप्शन। चरवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। 107, अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं कौन? सही जवाब है शंकराचार्य, ऑप्शन ए। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य कहलाता है।
108 शंकर के दर्शन को कहा जाता है। शंकर के दर्शन को क्या कहा जाता है बताइए। सही जवाब है अद्वैतवाद। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो 109 है प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है तो सही जवाब है शंकर। शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता या हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी जाती है। 110 निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान। ए इसका सही जवाब है ज्ञान। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानादेव मुक्ति यानी ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय यानी अगर बात करें तो साधन चतुष्टय से युक्त है, जबकि विशिष्ट अद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। याद रखिएगा। और 11 विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे तो सही जवाब है रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या बताया है, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार जीव जो है आनंदमय स्वयं प्रकाशमान और वैशिष्ट्यपूर्ण है और जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तलीन हो सकता है, लीन हो सकता है, सत्य है। इसलिए पहला ऑप्शन सत्य है। जबकि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद तथा माधवाचार्य ने अद्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। आप अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, हमें ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, हमें जो है हमारे चैनल को शेयर करें। प्लीज इतना आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के लिए मैं काफी मेहनत करता हूं और बहुत चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं ताकि आपको एक प्लेटफॉर्म पे बहुत चीजें मिल जाए, प्रोवाइड किया जा सके। तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और हमें जो है प्रमोट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।